से आप मतलब वाइड बॉडीज प्लेन्स, और अगर सैटेलाइट इमेजरी को देखा जाए और जो इंटेल है वो ये कहती है कि इवन C-130 हरक्यूलिस भी यहाँ लैंड कर सकता है, जो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आईएनएस बाज खासकर इट इज़ वेरी वेरी नियर टू स्ट्रेट ऑफ मलाकास। तो इसको डेवलप करना, बाकी जगह पे अपनी एयर बेसिस, अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ाना, ये भारत ने धीरे 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 कर लिया है। हमने यहाँ लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस ड्रोन्स डिप्लॉय किए। लिए लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस ड्रोन्स का काम होता है रिकॉग्निसेंस करना। अब देखिए, जैसे आपने हम आइनस बाज की बात कर रहे थे, तो इसमें क्या होगा, जो आपका C-130 हरक्यूलिस है, P-8I प्रोसीडियन जो माइन जिसे सबमरीन हंटर कहते हैं, वो, और जैसे भी बड़े ड्रोन्स, बड़े यूएवीज, उनको आप अब यहाँ लैंड करा सकते हो, उनको यहाँ से टेक ऑफ करा सकते हो, उनको यहाँ से आप कहीं भी चीज कर सकते हो। ये पहले हमारे पास सुविधा नहीं थी। इंडिया और अमेरिका की एक्सरसाइजेस जैसे टाइगर ट्रम्प, तो ये इंडिया और अमेरिका की जॉइंट एक्सरसाइज होती है टाइगर ट्रम्प नाम की, तो इसको हमने काफ़ी टाइम से हमने कर लिया है। जापान के साथ फंडिंग में काफ़ी, जो इंडिया और जापान का ट्रेड है उसको सिक्योर करने के लिए काफ़ी हमने रिडंडेंट सेटअप्स बनवाए हैं बिटवीन हियर एंड जापान। ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी कर दी हमने अंडमान की। जापान के साथ हमने व्हाट यू कॉल रिडंडेंट कनेक्टिविटी सिस्टम्स बनाए हैं, क्योंकि जापान भी हमारा एक बड़ा एलाई इस क्षेत्र में उभर के आ रहा है। और ये जो रिडंडेंसी ऑफ सिस्टम्स हैं वो हमने अंडमान में बनाई है, मेन लाइन में भी बनाई, तो जो वहाँ सिस्टम्स है दे हैव बीन बैक्ड अप एट व्हाट यू कॉल इट मेनलैंड भारत एज वेल। ऑप्टिकल फाइबर बिछाना, ये अब हमारी एक व्हाट यू कॉल दिस, एक हमारी एक बैकअप बेस नहीं है, एक हमारी एक फॉरवर्ड बेस बन के उभरी है और ट्राई सर्विसेज की बेस बन के उभरी है। और यहाँ जो जो बात करते हैं जॉइंट अंडमान निकोबार कमांड, जिसमें एयरफोर्स होगा, जिसमें नेवी होगी और जिसमें आर्मी होगी, ये इनका जॉइंट कमांड इसको चलाएगा। थिएटराइजेशन की जो जिस पे काम डॉक्टर जनरल चौहान साहब कर रहे हैं, तो उनका एक विजन था, उनका एक इनिशिएटिव था कि सबसे पहले यहाँ एक बेस बनाई जाए, जिसको हम काफ़ी एडवांस बेस बनाएंगे, काफ़ी चीज़ें आगे ले जाएंगे। और ये जो इंडिया की बेस है, इट्स पार्ट ऑफ सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर आर रीजन जो हमारा डॉक्ट्रिन है, सागर डॉक्ट्रिन, ये उसमें आती है। हाउ टू काइंड ऑफ ग्रो एंड डू द सिक्योरिटी फॉर द होल रीजन। इसमें हम जापान के नेवल इंटरेस्ट, आसपास की कंट्रियों के नेवल इंटरेस्ट, जो फ्रेंडली कंट्रीज है, उनके नेवल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का हम इसमें सम काइंड ऑफ इसके प्रावधान है। अब जानते हैं नेवल बेस बनेगी, फॉरवर्ड आइलैंड्स डेवलप होंगे तो लिस्टिंग पोर्ट्स भी बनेंगे, लिस्टिंग पोर्ट्स बनेंगे तो वो इंटरसेप्शन वाले रडार्स जो भी होते हैं, ये सब बनेंगे। तो अब हमारे पास बहुत आगे तक, अराउंड स्ट्रेट ऑफ मलाकास तक, हमारे पास लिस्टिंग और इंटरसेप्शन की कैपेबिलिटीज आ गई हैं, जिसको लेके चाइना बड़ा तकलीफ में है। क्योंकि पहले आपको अंडमान निकोबार से निपटना पड़ेगा, फिर आप भारत आ पाओगे। अब परिस्थिति चाइना के लिए वो है, चाइना कैनॉट नाउ काइंड ऑफ कम टू भारत डायरेक्टली, तो यू हैव टू फर्स्ट कम थ्रू अंडमान एंड निकोबार। तो वहां से उनको ये तकलीफ है, और लिस्टिंग पोर्ट्स बन गए हैं, ये बड़ी इनको तकलीफ हो रही है जी। और अब देखिए, आने वाले टाइम में ये भी प्रावधान हो सकता है कि भारत वहाँ फाइटर जेट्स डिप्लॉय कर ले। भाई, फाइटर जेट्स कभी भी वहाँ डिप्लॉय हो सकते हैं, कि आपके रनवेज वनवेज अपग्रेड हो गए, फॉरवर्ड बेस से आप फाइटर जेट्स डिप्लॉय कर सकते हो, आप वहाँ ब्रह्मोस मिसाइल्स को डिप्लॉय कर सकते हो। अब सोचिए, आइनस बाज पे अगर आपने ब्रह्मोस मिसाइल्स को डिप्लॉय कर दिया, तो 90 नॉटिकल माइल दूर है स्ट्रेट ऑफ मलाकास। तो 90 नॉटिकल माइल इज नथिंग व्हेन इफ यू कैन डिप्लॉय ब्रह्मोस देयर। तो आप काफी कुछ चाइना का हिसाब किताब चोक कर सकते हो, इवन इफ दे ट्राई टू डू ताइवान, और इफ दे ट्राई टू यू नो डू टू मच एक्टिविटी इन अराउंड लद्दाख। मतलब अगर उन्होंने लद्दाख में ज्यादा एग्रेशन दिखाया, तो गला कहीं और घुट सकता है। तो इसका हमने प्रावधान कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो हमारा एक भारत का, इसे मैं एक मैरीटाइम शील्ड बोलूंगा, क्योंकि ये जो हमने एक नया शील्ड बनाया, क्योंकि ये मेनलैंड भारत है, ये जगह यहाँ पे है, मतलब ये भारत है, ये जगह यहाँ पे, तो पहले अब आपको इसको पार करना पड़ेगा, फिर आप यहाँ होगे। तो एक आपने कहते हैं ना कवच, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कवच, एक मैरीटाइम शील्ड, एक फॉरवर्ड बेस ना समझिए इसको, एक मैरीटाइम शील्ड जो भारत ने डेवलप किया है फॉर इट्स सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। और देखिए, इसमें आपके साथ यू नो ये भी सुनने में आया कि काफी
जैसे ये यूएस ट्रम्प टाइप एक्सरसाइज तो हो रही है, काफ़ी ट्रेनिंग हो रही है हमारे मित्र देशों के साथ, और जो चाइना के इतने मित्र नहीं है, जैसे कि फिलीपींस हुआ। चाइना का इतना अच्छा मित्र नहीं है। आप याद कीजिए, फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस भी दिया था, और ये ब्रह्मोस फिलीपींस के बड़े काम आया सर, तब से चाइना के हौसले पस्त हो गए। अभी पीछे फिलीपींस ने एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया, तो आई एम स्लाइटली डाइवर्टिंग। फिलीपींस को ने एक जापान से अकूमा क्लास, उनके जो पुराने डिस्ट्रॉयर से वो ले लिया। उसको लेने के बाद चाइना इतना बौखलाया, इतना पागल हुआ कि उनके वो ना मेंटल बैलेंस हिल गया। तो जब मैंने इसका दिन के अकुम्बा क्लास थे तो पुराने डिस्ट्रॉयर्स हैं, तो इसको लेके ये पागल क्यों हो रहे? जापान कहता है जी इनकी लाइफ 2 साल है, समझ रहे? पर अगर इनको अपग्रेड किया जाए और इनको थोड़ा ठीक ठाक किया जाए तो उसकी लाइफ जो है 20 साल है। तो अब चाइना को क्या फर्क पड़ता है, उसके पास तो इतने जहाज हैं। बट फर्क इसलिए पड़ता है कि पहले जापान में एक आर्टिकल 9 है, जो जापान के प्रधानमंत्री या जापान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको ये परमिशन नहीं देता कि आप ये सब करें। बट अगर आप इसको अपग्रेड कर रहे हो, बेच रहे हो, तो फिर आप नेवल एसेट ट्रांसफर नहीं कर रहे, आप उसको बेच रहे हो। तो वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन उसकी परमिशन देता है। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको उसकी परमिशन दी, अब जापान का क्या माध्यम है कि उसको अपग्रेड करे, और ये कम से कम 20 साल तक चलेगा। अब अपग्रेड में आप जानते हैं कि 101% अपग्रेड हो सकता है, पूरा पूरा अपग्रेड हो सकता है। तो अगर ये अपग्रेड हुआ तो ये कहीं ना कहीं अ, चाइना के लिए बहुत सरदर्द इसलिए बनेगा, क्योंकि तब फिलीपींस की नेवी की और जापान की नेवी की इंटरऑपरेबिलिटी बनेगी। अगर फिलीपींस की नेवी और जापान की नेवी की इंटरऑपरेटेबिलिटी बनी, आप जानते हैं कि जापान की नेवी ऑलरेडी टॉक्स टू यूएस नेवी, राइट? फिलीपींस की नेवी भी ऑलरेडी टॉक्स टू यूएस नेवी, तो एक ट्रायंगल बनेगा। सो जापान नेवी, फिलीपींस नेवी एंड यूएस नेवी, और यूएस की नेवी बात करती है नेटो से। तो ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है कि यानी कि लगभग लगभग फिर आपका फिलीपींस है, जिसको आज ये चीनी बहुत तंग करते हैं, लताड़ते हैं, आगे पीछे करते हैं, ये जाके आपके नेटो के चीज़ों में आ जाएगा, नेटो के नेटवर्क में जुड़ सकता है। और आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि नेटो का कोई एशियन एक्सपेंशन हो रहा है। वैसे एक एशियन एक्सपेंशन ऑफ नेटो की बातें तो हो रही है, पर होगा नहीं वो अलग बात है। तो एक नेटो का एक्सपेंशन नाम की चीज़ भी कहीं ना कहीं हो सकती है। तो इस चीज़ को देखते हुए चाइना को लग रहा अगर आज एक जुड़ गया, कल दो जुड़ जाएंगे, कल चार जुड़ जाएंगे। तो ये पुराने 2 साल पुराने डिस्ट्रॉयर को बेचने का मसला नहीं था, मसला था व्हाट डोर्स डजंट ओपन फॉर द फ्यूचर। तो उसको लेके ये चीनी बौखला गए थे, उसको लेके ये चीनी बड़े हैरान थे कि भाई साहब आप कर क्या रहे हो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। तो ये कुछ चीज लगभग लगभग भारत वैसे कर रहा, फिलीपींस से एक्सरसाइज कर रहा, फिलीपींस की ट्रेनिंग हो रही है, फिलीपींस से नॉलेज शेयरिंग हो रही है। आपका C-17 ग्लो मास्टर वहां उतर सकता है। फिर आपने अभी जो दिगलीपुर में जो लैंड डेवलपमेंट हो रही है, उसके भी बड़े स्ट्रैटेजिक रीजंस हैं जो क्यों हो रहा है, उसको लेके क्या मन में कुछ बड़े प्रोग्राम है, खैर वो तो नहीं बताएंगे, और जो भी है उसको लेके वो एक बड़े प्रोग्राम है। तो अगर मैं उन बड़े प्रोग्रामों का अध्ययन करूं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला आने वाले टाइम में, मतलब भारत का एक सुपर कवच बनने वाला है यहाँ। और और जो चाइना जो ये प्रोग्राम होगा तो ये एक मिलिट्री के परिप्रेक्ष्य में होगा, मतलब ये सिविलियन विविलियन कुछ नहीं है, मिलिट्री के परिप्रेक्ष्य में ही है ये प्रोग्राम। सिविलियन विविलियन में कुछ नहीं हो रहा, मैं आपको बता दूं, मिलिट्री के परिप्रेक्ष्य से हो रहा है। और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है साहब, आपको अभी पता लगेगी। और भारत में तेल भी निकला है, ये तो आप जानते ही हैं, तेल के कुएं निकले हैं। तो प्रभु की थोड़ी